चलिए, यहां से शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। जैसे ही मराठा राज्य शुरू होता है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसकी भूमिका तो आप जानते हो कि अंतिम कलचुरी शासक छत्तीसगढ़ में कौन? अंतिम कलचुरी शासक जो रतनपुर की गद्दी पर बैठा था वही लास्ट है। कौन था? मोहन सिंह। मोहन सिंह था ना अंतिम कलचुरी शासक, मोहन सिंह। कैसा काम कर रहा है ये? हाँ, मोहन सिंह अंतिम कलचुरी शासक। आप रायपुर का भी अंतिम कलचुरी शासक था। कौन था? अमर सिंह देव था। अमर सिंह देव का बेटा शिवराज सिंह वो शासक नहीं था, वो केवल उसका उत्तराधिकारी था, क्योंकि 1750 में ही अमर सिंह की मृत्यु के साथ, है ना, अमर सिंह के जो मराठों ने रायपुर कलचुरी से सत्ता हथिया ली थी 1750 में ही। लेकिन रतनपुर के कलचुरी अभी तक चल रहे थे। आपको पता है रघु जी प्रथम ने मोहन सिंह को रतनपुर कलचुरियों की गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन इस मोहन सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1757। मोहन सिंह की मृत्यु कब हुई? 1757 में हो गई। अब मोहन सिंह की मृत्यु के साथ ही कलचुरी साम्राज्य का पतन हो गया, न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि पूरे भारत से। समझ जाओ कि पूरे भारत में जो कलचुरी था ना, उसका लास्ट रूलर यही था, मोहन सिंह, जो छत्तीसगढ़ में रतनपुर की गद्दी पर बैठा था। 1757 में मृत्यु हो गई इसकी। लेकिन हम जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम मराठा साम्राज्य में ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले मराठा साम्राज्य का अप्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया था। छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन शुरू हो गया था। अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब से शुरू हो गया था? कब से शुरू हो गया था? 1741। अगर याद होगा आपको, 1741 में क्या हुआ था? भास्कर पंत, रघु जी प्रथम का सेनापति, रघु जी प्रथम का सेनापति कौन? भास्कर पंत। सेनापति कौन? भास्कर पंत, है ना। वो यहां बैठा है, नागपुर यहां है, छत्तीसगढ़ के इधर, तो वो समझ जाओ वो जो लिख रहा हूं वो यहां है ना। भास्कर पंत। यहां आपको पता है कि यहां पर कौन बैठा है? रघु जी फर्स्ट। यहां पर नागपुर में भोसले शासक कौन है? रघु जी फर्स्ट, ये बैठा हुआ है, और इसका सेनापति भास्कर पंत। फिर आप लोगों ने देखा था कि रतनपुर की गद्दी पर मोहन सिंह से पहले कौन था? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह से पहले कौन था? सिरदार सिंह था, है ना। मोहन सिंह से पहले, इससे पहले यहां पर था रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह से भी पहले था कौन? सिरदार सिंह। और सिरदार सिंह, वास्तव में सिरदार सिंह किसका भाई है? तखत सिंह का भाई है। और तखत सिंह का बेटा कौन? राज सिंह। सिरदार सिंह से पहले कौन बैठा था? राज सिंह। तखत सिंह का बेटा राज सिंह बैठा था। लेकिन आपको पता है कि राज सिंह की कोई औलाद नहीं थी। तो राज सिंह ने मोहन सिंह, ये जो मोहन सिंह बाद में बैठा है ना, इसको गोद ले लिया था। ये रायपुर कलचुरी शाखा का था मोहन सिंह। इसको गोद ले लिया था कि मेरी कोई संतान नहीं, मेरे बाद अगला शासक कौन होगा? मोहन सिंह। लेकिन हुआ क्या कि जब राज सिंह की मृत्यु हुई तो मोहन सिंह शिकार पे गया हुआ था, उपलब्ध नहीं था, ही वॉज नॉट अवेलेबल। सो इन अटर नेसेसिटी क्या हुआ? राज सिंह का भाई था सिरदार सिंह, वो गद्दी पर बैठ गया। मोहन सिंह शिकार से बाहर वापस लौटा तो सिरदार सिंह ने बोला, बाबू अब तो लेट हो गया, गद्दी मेरे को मिल गई, मैं दूंगा तो नहीं। तो मोहन सिंह ये गुस्सा कर कहाँ चला गया? सिरदार सिंह जब गद्दी पर बैठा तो मोहन सिंह गुस्सा कर नागपुर चला गया। मोहन सिंह कहाँ चला गया? नागपुर चला गया, है ना, मराठों की शरण में चला गया। और यहाँ पर फिर षड्यंत्र करने लगा कि किस प्रकार रतनपुर की गद्दी वापस प्राप्त करें। ठीक, फिर आपने देखा कि समय आया कि यहाँ कहीं पर बंगाल है, वेस्ट बंगाल। और इस समय बंगाल पे कौन है? नवाब अलीवर्दी खान। कौन है बंगाल का नवाब? नवाब अलीवर्दी खान। बंगाल का नवाब है इस समय नवाब अलीवर्दी खान। ठीक,
रघुजी प्रथम अपने सेनापति भास्कर पंत को कहते हैं कि भाई बंगाल चाहिए, अपने को बंगाल चाहिए। भास्कर पंत बोलता हाउ गुरुजी, लाहूं दूहूं। तो ये अपनी सेना तैयार करता है, तब तक मोहन सिंह रघुजी प्रथम के कान भर देता है। वो कहता है कि आप भास्कर पंत को जब भेज ही रहे हो तो क्यों ना आप यहाँ से रतनपुर भेज दो, रतनपुर। और रतनपुर में भाई, रतनपुर में बहुत माल है। अगर मराठों के सुप्रीमेसी में आ गया, अगर मराठों के अधीन हो गया तो आपको वार्षिक टाकोली, तगड़ा वार्षिक टाकोली मिलेगा रतनपुर से। तो बोलता है वाई नॉट, व्हाट अ गुड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। रघुजी प्रथम बोलते हैं एक काम करो, तो बंगाल तो निकलो, लेकिन पहले रतनपुर को अपने घेरे में ले लो। ये पहुंचता है, और इस समय जब भास्कर पंत पहुंचा तब गद्दी पर कौन बैठा है? रघुनाथ सिंह। ये जाता है, वार्निंग देता है रघुनाथ सिंह अपने, क्योंकि इसका भी बेटा मर चुका होता है, तो रघुनाथ सिंह अपने पुत्र वियोग में दारू पीकर, है ना, दारू पीकर अपने गम बुला रहा था, तोप का गोला मारता है, रतनपुर के किले के एक दीवार ढह जाती है। तब इसको होश आता है अचानक, अरे आक्रमण हो गया है। फिर अपने रानियों को बोलता है कि जाओ मेरी रानियों, किले पर जाओ और सफ़ेद झंडा दिखा दो, है ना। भास्कर पंत की सेना को आपका कौन, रघुनाथ सिंह की रानियां हरा झंडा दिखा देती है, मतलब सरेंडर, वी आर सरेंडरिंग। और रघुनाथ सिंह सरेंडर कर देता है भास्कर पंत। और रघुनाथ सिंह, अब मतलब रघुनाथ सिंह जो है ये आपका अंतिम स्वतंत्र कल्चुरी शासक भी था, लास्ट इंडिपेंडेंट कल्चुरी रूलर, और फर्स्ट रूलर अंडर मराठास, फर्स्ट कल्चुरी रूलर अंडर सुप्रीमेसी ऑफ मराठास। मराठों के अधीन पहला शासक भी यही था और स्वतंत्र कल्चुरी शासक भी यही बना, क्योंकि इसने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। ही एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ मराठास ओवर हिमसेल्फ। तो इस यहाँ पर भास्कर पंत एक मराठा को नियुक्त कर देता है, नाम क्या? कल्याणगिरी। नाम क्या? कल्याणगिरी। तो मराठा यहाँ पर कल्याणगिरी गोसाई, पूरा नाम क्या है इसका? कल्याणगिरी गोसाई। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप मारोगे कुलीन गिर। क्या मारोगे? कुलीन गिर। आएगा सब, अभी लिखाऊंगा, कुलीन गिर। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ, ये पहला प्रेफरेंस है, लेकिन अगर ये विकल्प में नहीं दिया है तो कुछ सोर्सेस में ये भी दिया हुआ है ना। अगर वो है कौन? कल्याणगिरी गोसाई कि आपसे पूछे कि रतनपुर में जब रघुनाथ सिंह ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली, भास्कर पंत जब सेना लेकर पहुंचा, तो मराठा रिप्रेजेंटेटिव, है ना, मराठास दे अपॉइंटेड मराठा रिप्रेजेंटेटिव इन रतनपुर। तो वो कौन था? कल्याणगिरी गोसाई। कल्याणगिरी गोसाई की देखरेख में रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन शासन करेगा और वार्षिक टकोली जो है नागपुर पहुंचाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप मानोगे कुलीन गिर। कौन? कुलीन गिर। फिर आपको ये भी पता है कि रघुनाथ सिंह से इसकी अनबन हो गई, इसने भगा दिया इसको, कल्याणगिरी गोसाई को भगा दिया। वो नागपुर पहुंचा, बताया रघुजी प्रथम को, मोला भगा दिस। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी अपन देखेंगे। इधर भास्कर पंत पहुंच गया, फिर इधर रतनपुर को कंट्रोल में लेके कहाँ पहुंच गया? वेस्ट बंगाल। और यहाँ नवाब अलीवर्दी खान, यहाँ पर नवाब अलीवर्दी खान है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि इनके बीच में संधि हो जाती है ना, ये इनके बीच संधि हो जाती है। जब भास्कर पंत सेना लेकर पहुंचता है तो नवाब अलीवर्दी खान प्लस भास्कर पंत, इनके बीच संधि हो जाती है। लेकिन अलीवर्दी खान मौके में रहता है कि कैसे मैं भास्कर पंत को निपटाऊं। भास्कर पंत से उलझना नहीं चाहता था, तो वो संधि कर लेता है, ट्रीटी साइन कर लेता है ना। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो भास्कर पंत अपनी सेना लेकर उस समय कटक में रहता है। कटक में जगह का नाम क्या है? मनकुटा। मनकुटा, मनकुटा नाम की एक जगह है, मनकुटा, मनकुटा। और ये कहाँ है? कटक। कटक जानते हो आप, ऑलरेडी उड़ीसा में है ना। अच्छा, आज उड़ीसा बोलते हैं अपन, लेकिन पहले तो बंगाल, बहुत बड़ा बंगाल है ना। पहले आप ये उड़ीसा, ये बंगाल ऐसा थोड़ी था उस समय, ये पूरा बंगाल था। तो पश्चिम उस समय के बंगाल के मनकुटा, जो आज कहाँ है? उड़ीसा में, इस जगह पर छल द्वारा मार दिया जाता है। छल द्वारा भास्कर पंत की हत्या हो जाती है। भास्कर पंत निपट गया, लेकिन रघुजी प्रथम को तो बंगाल चाहिए था। अब रघुजी प्रथम क्या करते हैं? खुद सेना लेकर फिर से निकलेंगे रतनपुर, फिर से पहुंचेंगे, क्योंकि बंगाल जाना है उनको। रघुजी प्रथम यहाँ पहुंचेंगे तो उस समय रघुनाथ सिंह को क्या करेंगे? बन नहीं रही भैया, तू तेरे से अपना बन नहीं रहे। रघुनाथ सिंह को गद्दी से हटा देंगे
और बैठा देंगे किसको, मोहन सिंह भी साथ में जाता है, मोहन सिंह को रतनपुर की गद्दी पर बैठा देते हैं और मोहन सिंह गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन मोहन सिंह की मृत्यु कब हो जाती, 1757। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है, या आप पढ़ेंगे कि मराठों का अप्रत्यक्ष शासन तो शुरू हो चुका है भैया। कहाँ से शुरू हो गया है, रघुनाथ सिंह जैसे ही सरेंडर करता है यहाँ से छत्तीसगढ़ में मराठों का अप्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया, इनडायरेक्ट रूल शुरू हो चुका है ना। लेकिन इनडायरेक्ट रूल कब से कब तक चलेगा, तो हम पढ़ते हैं इसको 1741 से लेकर 1758 तक। कब तक, 1758। अरे 52 बोल रहा, 58 बोल रहा होगा। ये इनडायरेक्ट है ना, अप्रत्यक्ष शासन, मराठों का छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन, इनडायरेक्ट रूल कब से कब तक रहा, 1741 से लेकर 1758। लेकिन ये तो मर गया 1757 में ही, 1757 में ही मर गया। तो भाई क्या गद्दी खाली रही क्या मरा, नहीं रही। तो 1757 से 58 के बीच में, 1757 से 1758 के बीच में, 58 में आता है बिंबाजी भोसले आता है और गद्दी पर बैठता है छत्तीसगढ़ में। तो 1758 से हम मानते हैं मराठों का प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट रूल ऑफ मराठास ओवर छत्तीसगढ़। कब से मानते हैं, 1758। लेकिन गैप है अभी, मोहन सिंह की मृत्यु के बाद तो रतनपुर की गद्दी पर कोई कलचुरी शासक बैठा नहीं है ना। तो अब यहाँ पर इसके बीच में दो महत्वपूर्ण फैक्ट आ जाते हैं कि मराठों का प्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ, डायरेक्ट रूल कब से स्टार्ट हुआ, 1758 से। लेकिन 1757 मोहन सिंह की मृत्यु के बाद और बिंबाजी भोसले के रतनपुर आने से इस बीच में क्या रहा, तो इस बीच में मराठों का शासन रहा, अप्रत्यक्ष शासन ही कहलाएगा, क्योंकि बिंबाजी भोसले आकर बैठा नहीं है। तो यहाँ पर ये दो व्यक्तियों की नियुक्ति होगी, यहाँ पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति होगी, और वो दो व्यक्ति हैं आपके, एक का नाम है नीलकंठ और एक है घोड़ो महादेव। तो इस बीच में दो नाम आएंगे, एक है नीलकंठ और एक है घोड़ो महादेव, और एक है घोड़ो महादेव, ठीक, एक है घोड़ो महादेव। तो अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ गया कि बिंबाजी भोसले जब रतनपुर पे आया उससे पहले मोहन सिंह की मृत्यु और बिंबाजी भोसले के आने से पहले छत्तीसगढ़ में मराठा शासन चला कौन रहा था, तो ये दोनों व्यक्ति हैं। सबसे पहले ये दोनों क्या है, दीवान नियुक्त किए जाते, मराठों द्वारा क्या नियुक्त किए जाते हैं, दीवान। देखो भाई, दीवान नियुक्त कर दिया गया किसके द्वारा, बिंबाजी भोसले द्वारा ये दीवान नियुक्त किए गए। जब तक बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ रतनपुर नहीं आया, उससे पहले सबसे पहला दीवान जो बिंबाजी भोसले ने नियुक्त किया छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालने के लिए, कौन था, नीलकंठ के बाद किसको नियुक्त किया, घोड़ो महादेव। ये दो दीवान नियुक्त किए थे बिंबाजी भोसले के रतनपुर पहुंचने से पहले। यहाँ की भूमिका समझ गए आप। तो ये बात तो स्पष्ट है, इस पूरी कहानी से आप ये बात तो अंदाजा लगा लें कि मराठों का अप्रत्यक्ष शासन, देखो अब मराठा जो शासन है, जो छत्तीसगढ़ में मराठा रूल है, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोलूँगा ना आपको मराठा शासन, तो मैं एक बार बोल देता हूँ जहाँ ज़रूरत महसूस होती है। मराठा शासन, तो मराठा शासन को हम 4 भागों में देखेंगे, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 5 भागों में देखेंगे, 5 भागों में, 1 2 3 5 स्टेजेस में हम देखेंगे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम देखेंगे अप्रत्यक्ष शासन, मराठाओं का छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन, छत्तीसगढ़ में इनडायरेक्ट रूल ऑफ मराठास ओवर छत्तीसगढ़, अप्रत्यक्ष शासन देखेंगे। अप्रत्यक्ष शासन को कैसे देखेंगे भाई, ईयर क्या ले लेंगे अपन, 1741, 1741 से लेकर 1758, ये देखेंगे अप्रत्यक्ष शासन, ठीक, अप्रत्यक्ष शासन ये देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा देखेंगे, हम देखेंगे मराठों का प्रत्यक्ष शासन, मराठों का प्रत्यक्ष शासन, ये 1758 से 1887, ये हम देखेंगे। यहाँ पर दूसरा स्टेज ये देखेंगे छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट रूल ऑफ मराठास ओवर छत्तीसगढ़, प्रत्यक्ष शासन देखेंगे हम। और ये कब से कब तक देखेंगे भाई, ये देखेंगे 1758 से लेकर 1787 तक, 1787 तक देखेंगे। ये एक फेज देखेंगे हम लोग,
ये डायरेक्ट रूल ऑफ मराठास ओवर छत्तीसगढ़, ये सेकंड फेज देखेंगे। तीसरा फेज देखेंगे अपन 1787 से 1818 देखेंगे। ये तीसरा फेज देखेंगे हम लोग। थर्ड फेज देखेंगे सूबा शासन, सूबा शासन, सूबा रूल देखेंगे। सूबा रूल कब से कब तक देखेंगे? 1787 से लेकर 1818 तक देखेंगे। ये हम देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तीसरा स्टेज देखेंगे अपन सूबा शासन, सूबा SUBA, सूबा रूल देखेंगे। सूबा रूल के बाद हम लोग देखेंगे आपका ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन देखेंगे। चौथा फेज जो देखेंगे वो क्या होगा? ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन, मतलब ब्रिटिश, हम लोग पढ़े थे ना शुरू में काकतीय में, आंग्ल मराठा, काकतीय शासक आंग्ल मराठा के अधीन। आंग्ल मराठा का मतलब ये है कि अभी भी कुछ तो बदला है, मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है, अभी पहले लिख लो। ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन, ये इसको पढ़ेंगे अपन। ये कब से कब तक पढ़ेंगे भैया? 1818 से लेकर 1830 ये पढ़ेंगे। ये ड्यूरेशन अपन पढ़ेंगे 12 साल का, इसमें पढ़ेंगे, ठीक। फिर लास्ट आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर राजनीतिक परिवर्तन आएगा, पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल चेंज आएगा और क्या हो जाएगा? पुनः, है ना, पुनः भोसले शासन देखेंगे। पुनः छत्तीसगढ़ में क्या? भोसला शासन, भोसला या मराठा शासन ना, पुनः भोसला या मराठा, क्योंकि मराठा कौन सा वंश राज कर रहा था उस समय? भोसले वंश। मराठा में भी बहुत सारे वंशों ने राज किया है ना, बहुत सारी डायनेस्टीज थी, लेकिन हम किस समय की बात? छत्तीसगढ़ में और मराठों में से कौन से वंश का शासन रहा? भोसले वंश। इसलिए इसको पुनः भोसले वंश या मराठा शासन, पुनः भोसला शासन या मराठा शासन कहेंगे। और ये शुरू होगा 1830 से लेकर 1954 तक, 1830 से लेकर 1954 तक। ये 5 स्टेज में आप मराठा शासन को देखोगे। अच्छा खासा थोड़ा लेंदी है ना। प्रिंटेड नोट्स में आपके 12 पेज है, सिंगल 12 पेज, आगे पीछे करके एक पेज। सॉरी, ये अरे 18 है रे, 1854, 1854 डलहौजी आएगा, हड़प लेगा नागपुर को, तो फिर तो सीधा पूरा का पूरा अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। भारत ही अंग्रेजों के अधीन चला गया तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आएगा? ठीक, वो देखेंगे। हल्का से देखो कि क्या बदला था भाई छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन। तो इसकी कहानी थोड़ा सा पहले से शुरू होती है। इसकी कहानी कैसे शुरू होती है? रघुजी प्रथम था मराठा। नागपुर में गद्दी पर कौन बैठा था? मराठा शासक रघुजी फर्स्ट। कौन बैठा था? रघुजी फर्स्ट। रघुजी भोसले ना एक ही है, इसको रघुजी फर्स्ट कहते हैं। रघुजी फर्स्ट के 4 बेटे थे। रघुजी फर्स्ट के 4 बेटे, एक जानको जी, एक का नाम क्या है? जानको जी, एक का नाम जानको जी, एक का नाम मुधो जी। मुंह नहीं धोता था तो इसका नाम ही रख दिया मुधो जी। एक का नाम सांबाजी, सांबाजी है ना, सांबाजी भी बोल देते हैं, संभाजी भी बोल देते हैं। और एक का नाम था बिंबाजी, एक का नाम बिंबाजी। ये 4 बेटे। सबके सामने भोसले लगेगा ना, क्योंकि कौन सा वंश है ये? भोसले है ना, आशा भोसले के रिश्तेदार। चलो, ये 4 बेटे, रघुजी प्रथम के 4 बेटे। रघुजी फर्स्ट ने क्या किया? जब नागपुर की गद्दी पर मराठा शासक इस समय कौन था? रघुजी फर्स्ट। क्या बंद हो गया? आई कैसे बंद हो गया? हाँ ठीक, कुछ दब गया होगा। तो रघुजी फर्स्ट जब नागपुर के थ्रोन पर बैठा था, नागपुर की गद्दी पर बैठा था, तो रघुजी फर्स्ट ने क्या किया कि अपने जीते जी अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को अपने बेटों में बांट दिया। अपने बेटों में बांट दिया। जानको जी को दिया नागपुर। जानको जी को क्या मिला? नागपुर। जानको जी नागपुर की गद्दी पर बैठा, मतलब बड़ा बेटा था ये। तो मतलब मराठा शासक कौन हुआ? जानको जी। रघुजी फर्स्ट के बाद मराठा शासक कौन होगा? जानको जी। मुधो जी को दे दिया चांदा। अब ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं?
महाराष्ट्र, MH में है, दोनों महाराष्ट्र में है ना। मुधो जी को चांदा दे दिया, सांबा जी को बरार दे दिया। बरार कहाँ है? आप लोग सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार सुने हो ना? बरार ये वास्तव में हैदराबाद का कुछ इलाका था, इंडिपेंडेंट इलाका, जो लीज पर दिया गया था, जो बाद में मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस में जुड़कर मध्य प्रांत बन जाता है, मध्य प्रांत और बरार। तो ये वही बरार क्षेत्र है। बरार मिल गया, महाराष्ट्र में नहीं है ना। अब आ जाइए बिम्बा जी। अब बिम्बा जो के मिल गया छत्तीसगढ़। जा भैया छत्तीसगढ़ तो ले जा, ठीक, झगड़ा ना हो। अब ये कहानी है इससे पहले की। इससे पहले कहानी जो घट रही है वो ये है कि रघोजी प्रथम ने अपने जीते जी जानको जी, मुधो जी, संबा जी और बिम्बा जी में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, है ना। सो मराठा एम्पायर वॉज डिवाइडेड बाय रघुजी फर्स्ट in his life itself, in its life itself, between his 4 sons. Janko ji, eldest one, got Nagpur, then Mudho ji got Chanda, Samba ji got Barar and Bimba ji got छत्तीसगढ़। क्योंकि छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन आ गया था ना, तो छत्तीसगढ़ इसको मिल गया, ठीक। अभी आप देखिए यहाँ पर मुधो जी का एक बेटा आएगा। मुधो जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाना ना, ये तो चांदा, ये रूल इनका रूलिंग क्षेत्र है, इनका एरिया है जो इनको मिला था, अब देखिए मुधो जी का एक बेटा था चिमन जी, इसका नाम है चिमन जी। चिमन जी समझ रहे हो ना, ऐसे ही लिखा होगा चिमन जी, इसका बेटा चिमन जी। इधर देखिए जानको जी फर्स्ट का एक बेटा होगा जिसका नाम होगा रघु जी। फिर रघु जी अपने दादा के नाम पर रख देगा, अपने बाप के नाम पर रख देगा बेटे का नाम। तो भैया दूसरा रघु जी आ गया, मतलब ये रघु जी सेकंड हो गया। रघुजी सेकंड हो गया। रघुजी सेकंड का एक भाई होगा वेंको जी, इसके पैरेलल लिख रहा हूं, मतलब भाई होगा ना, वेंको जी, इसका एक भाई वेंको जी। और रघुजी द्वितीय का एक बेटा परसों जी, परसों तरसों वाला परसों जी, ये इसका बेटा। अब ये थोड़ा इसको समझो आप, क्योंकि अभी आने वाले हैं ये। परसों जी, ठीक। चलिए अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा फोकस इधर ज़्यादा नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहां कहां से यहां आपको अचानक दिखेंगे, तो आप समझ जाओगे कैसे दिखेंगे। बिम्बा जी की 3 पत्नियां थी, है ना, लेकिन बिम्बा जी थे बाझा। महिला बाज हो सकती है, तो पुरुष जो बच्चा पैदा ना कर सके बाझा ना। मेरे को भी शादी 5 साल हो गया, साला मेरे को भी लोग बाझा बाझा बोलने लगेंगे कुछ समय पश्चात, ठीक। बिम्बा जी, इसका कोई बच्चा नहीं हुआ। 3 रानियां थी लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। इसने क्या किया, अपने भाई मुधो जी के बेटे चिमन जी को गोद ले लिया। बिम्बा जी ने गोद ले लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया, इसको गोद ले लिया। मुधो जी के बेटे चिमन जी को गोद ले लिया। मतलब बिम्बा जी के बाद छत्तीसगढ़ में कौन बैठेगा गद्दी पर? रतनपुर पर चिमन जी बैठेगा, है ना। तो बिम्बा जी के बाद कौन आएगा? चिमन जी। अच्छा, ये अणा लिख देगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना ना। चिमन जी मैं लिख भी देता हूं एक बार। चिमन जी बातें की है। चिमन जी गद्दी पर बैठेगा, ठीक। चिमन जी गद्दी पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। देखो रुको, 1787 से 88, ये 1787 से 88 एक ही साल रहेगा चिमन जी, है ना। चिमन जी, अब ये जब बिम्बा जी के बाद चिमन जी बैठा ना, तो वो इसको नागवार गुजर रहा था रघु जी सेकंड को, है ना, कि साला चिमन जी को बैठा दिया, छत्तीसगढ़ मिल गया, खूब माल आ रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ में खूब पैसा है, देख रहा था इसको। इसने क्या किया कि रघु जी ने षड्यंत्र कुछ ऐसा किया कि रहस्यमय मौत हो गई चिमन जी की एक ही साल में। देखो बिम्बा जी भोसले 1758 से लेकर 1787 तक रहे। बिम्बा जी कब रहे? पहले शासक, मराठा शासक, ये इतने समय रहे। उसके बाद कौन आ गया?
चिमन जी आ गया, कुछ ही समय रहा, ये भी निपट गया, चिमन जी भी निपट गया। अब चिमन जी जब निपट गया तब रघुजी सेकंड ने क्या किया, भाई पावरफुल है ना, नागपुर में बैठा मेन मराठा रूलर वही कहलाएगा। तो रघुजी सेकंड ने अपने भाई को यहाँ भेज दिया। ये कहाँ क्यों, इसके चिमन जी के बाद कौन आया, वेंको जी। चिमन जी के बाद आ गया वेंको जी। ये कौन है, रघुजी सेकंड का भाई, वेंको जी आ गया। ठीक, वेंको जी आ गया। तो वेंको जी यहाँ पर 1788 से 1800, देखो 1788 से 1811 कहीं मिलेगा, कहीं 15 मिलेगा, इसमें उलझना मत ज़्यादा। ये वेंको जी भोसले आ जाएगा, ये गद्दी पर बैठेगा वेंको जी। ठीक, अब वेंको जी जब निपटेगा तब रघुजी सेकंड क्या बोलेगा, भाई था वेंको जी, उसको तो बैठा दिया। बेटा परसों जी, इसकी एक खासियत ये है कि ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड। ये शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग था ये परसों जी। लेकिन भाई बेटा तो बेटा होता है, मोह है। तो छत्तीसगढ़ की गद्दी पर किसको बैठा दिया, परसों जी। किसको बैठा दिया, परसों जी, इसको बैठा दिया, परसों जी को बैठा दिया। ठीक, अब परसों जी यहाँ बैठ गए। परसों जी देखो आप 1800, इसको 1815 मानेंगे, 1815-16, 1815 से 16। अब वेंको जी रहेगा, यहाँ रहेगा। अब क्या करेगा कि वेंको जी को अप्पा साहब मरवा देगा। वेंको जी अभी देखो मेंटली चैलेंज है, तो इसको कि परसों जी गद्दी पर बैठा है, परसों जी ही अभी छत्तीसगढ़ में मराठा शासक है, लेकिन एक उसके गार्जियन के रूप में अप्पा साहब को अपॉइंट कर दिया गया। कौन, अप्पा साहब। अप्पा साहब मौका उठाएगा, तकिया लेके इसको निपटा देगा। और इसके बाद कौन बैठ जाएगा, परसों जी के बाद अप्पा साहब। परसों जी के बाद छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे अप्पा साहब। अप्पा साहब आ जाएंगे। और अप्पा साहब जो है वो 1816 से 1818 तक बैठेंगे, 1816 से 1818 तक। मोटा ये 1811 की बजाय आप 1815 ही रखो तो ज़्यादा उत्तम है। वो किताबों में बहुत इधर उधर किया है, कहीं कुछ दिया है, लेकिन 1815 लो, तभी सीक्वेंस बैठेगा भी। 1815। तो अब आपकी पूरी इस कहानी में ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आए कहाँ से, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये देखो, ये छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन ध्यान रखना है आपको। ठीक, छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन हो गया, छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रत्यक्ष शासन हो गया 1758 से 1787, 1787 से 1818। ये आपको सूबा शासन देखना है। सूबा ब्रिटिश संरक्षण, ब्रिटिश मतलब एंग्लो ब्रिटिश रूल छत्तीसगढ़ में रहेगा 1818 से 1830, और पुनः भोसला शासन। अभी आप देखो, थोड़ा सा भूमिका में बता देता हूँ आपको, यहाँ से आपको गाड़ी पकड़नी है। और ये अप्रत्यक्ष शासन क्यों भाई, रघुजी फर्स्ट ने तो बिंबा जी को छत्तीसगढ़ दे रखा था, लेकिन बिंबा जी नागपुर में ज़्यादा व्यस्त थे, इधर आ नहीं रहा था, बिंबा जी आ नहीं रहा था। तो बिंबा जी ने क्या किया, बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालने के लिए 2 दीवान अपॉइंट किए। कौन, क्या अपॉइंट किए, दीवान, है ना। इसको मिटा देता हूँ। अप्रत्यक्ष शासन में केवल 2 ही चीज़ देखना है आपको कि छत्तीसगढ़ तो रघुजी भोसले ने अपने जीते जी बिंबा जी भोसले को दे दिया था, मतलब छत्तीसगढ़ का शासन बिंबा जी भोसले के अधीन होगा। लेकिन बिंबा जी भोसले को 1757 में मोहन सिंह की मृत्यु के बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन आए नहीं, और नागपुर में व्यस्त थे, नागपुर की राजनीति में व्यस्त थे। उनको कोई भड़का दिया था कि अरे कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़ बिहार है, जंगल है, जानवर मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे। तो बिंबा जी भोसले इंटरेस्ट नहीं जता रहे। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ का शासन बिंबा जी भोसले को मिला था, तो बिंबा जी ने इस एक साल में 1757, अभी आप क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष शासन तो हो गया, लेकिन इसके बीच की तो सारी कहानी आपको पता है। 1741 से लेकर 1757 आप कल्चुरी में पढ़ चुके हो, मोहन सिंह की मृत्यु तक। हमें जो जानना है, इसके अंदर एक पीरियड था 1757 से 1758, 1757 से 1758 के बीच क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। तो भैया मोहन सिंह मृत्यु और बिंबा जी भोसले के रतनपुर पर की गद्दी पर बैठने के बीच में क्या हुआ। तो बिंबा जी भोसले ने, तब तक बिंबा जी भोसले यहाँ आए नहीं थे, तो बिंबा जी भोसले ने छत्तीसगढ़ का शासन चलाने के लिए
प्रशासन संभालने के लिए एक दीवान अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया? दीवान। इंग्लिश में भी आप दीवानी लिखोगे। तो बिंबाजी भोसले के छत्तीसगढ़ 1758 में छत्तीसगढ़ आने से पहले छत्तीसगढ़ का शासन संभालने के लिए, चलाने के लिए छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले ने किसे नियुक्त किया दीवान के रूप में? नीलकंठ। कौन? नीलकंठ। 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 तो छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा नियुक्त प्रथम दीवान कौन हुआ? नीलकंठ। किसने अपॉइंट किया था? बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले ने दीवान नियुक्त कर दिया कि भैया मैं यहाँ नागपुर में बैठा हूँ, तू वहाँ शासन संभाल मेरी ओर से। नीलकंठ। और नीलकंठ के बाद एक और दीवान अपॉइंट होता है। कौन? घोड़ो महादेव। कौन? घोड़ो महादेव। घोड़ो महादेव अपॉइंट होता है। तो दो दीवान नियुक्त होंगे। बिंबाजी भोसले जब तक यहाँ आएगा दो दीवान नियुक्त हो जाएंगे। कौन कौन? नीलकंठ और घोड़ो महादेव। ठीक। अब दूसरे फेज में यहाँ पर इतना ही चाहिए। बिंबाजी भोसले के 1758 में छत्तीसगढ़ आने से पहले बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालने के लिए दो दीवान नियुक्त किए थे। सबसे पहला दीवान नीलकंठ और उसके बाद दूसरा दीवान घोड़ो महादेव। अब घोड़ो महादेव के बाद दीवान नियुक्त नहीं होगा क्योंकि बिंबाजी भोसले खुद आ जाएंगे। 1758 से 1757 छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रत्यक्ष शासन कहा जा रहा है ना, प्रत्यक्ष शासन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन आ जाएंगे? आपके बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले 1758 में गद्दी पर बैठ जाएंगे। बिंबाजी भोसले गद्दी पर बैठ गए, है ना। बिंबाजी भोसले 1758 में गद्दी पर बैठे और साथ ही शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। डायरेक्ट मराठा रूल छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। ठीक है। और बिंबाजी भोसले 1758 से 1787 तक रहे। 1787। ठीक। बिंबाजी भोसले की डेथ कब हो गई? 7 दिसंबर 1787। आपके पीएससी में ये क्वेश्चन आया था, उससे पहले मैं यहाँ पर पढ़ाया था लोगों को। आपके नोट्स में भी बोल्ड लेटर में है 7 दिसंबर को मरा था वो। ठीक। 7 दिसंबर 1787 ये पूछ लिया था। लोग बोलते हैं ना अचानक भयानक, इसीलिए मैं आपको चीज़ छोड़ता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया होता कभी ना कभी पूछ देगा, इसलिए आपके नोट्स में ये बोल्ड लेटर में देखो 7 दिसंबर 1787 लिखा है। ठीक। तो 7 दिसंबर 1987 की इसकी डेथ हो गई ना। अभी देखेंगे कैसे मरता है। पहले तो अभी वो आया ही नहीं और हम लोग उसको मार दिए पहले ही। अभी तो आ गया, गद्दी पर बैठ गया। ठीक। गद्दी पर बैठ गया। अब बिंबाजी भोसले गद्दी पर बैठ गया तो बिंबाजी भोसले जो है, अब इसके बारे में कुछ सुन लो फिर एक एक लाइन बाय लाइन चलेंगे। बिंबाजी भोसले वॉज अ सेकुलर रूलर। वो एक सहिष्णु शासक था। कैसे पता चलता है कि भैया बिंबाजी भोसले, मतलब बिंबाजी भोसले का जो शासनकाल है कैसा रहा छत्तीसगढ़ में, कैसा वो शासक सिद्ध हुआ, है ना। व्हाट काइंड ऑफ रूलर ही वॉज। तो ही वॉज एन एक्सीलेंट रूलर ऑफ छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ में जब आया उसने जो जो किए हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा राजा रहा वो यहाँ का। कैसे रहा? तो सबसे पहले उसके नेचर देख लेते हैं। उसने क्या किया कि कोई भी नया कर नहीं लगाया। जो कल्चरी जमाने में जो टैक्स चल रहा था वही टैक्स चल रहा था ना। तो लेकिन बिंबाजी भोसले ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। पहली बात, ना टैक्स बढ़ाया ना नया टैक्स लगाया। बिंबाजी भोसले और कैसा था? तो बिंबाजी भोसले ने यहाँ मंदिरों का भी निर्माण कराया और बिंबाजी भोसले ने खूब मस्जिदों का भी निर्माण कराया छत्तीसगढ़ पर अपने शासनकाल में। इससे पता चलता है कि वो कैसा राजा था? सहिष्णु राजा था, सेकुलर। ही वॉज सेकुलर। ठीक। ये था। अब बिंबाजी भोसले आया, इतने लंबे समय यहाँ पर रहा है, इतने लंबे समय यहाँ पर रहा तो कुछ ना कुछ किया होगा। तो बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक कार्य, बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक कार्य। तो चलो सबसे पहला टॉपिक, यहाँ तक की भूमिका आप समझ गए। थोड़ा सा मैं अभी और टॉपिक वाइज चले जाएंगे अपन, अब तो यहीं से पकड़ेंगे। फिर उसके बाद समझा देता हूँ। 1787 में बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन आया? कौन? बिंबाजी भोसले के बाद कौन आया? वेंको जी से पहले चिमन जी आया। चिमन जी को गोद लिया था ना, लेकिन चिमन जी को रघु जी सेकंड ने षड्यंत्र करके निपटवा दिया ना। अब कौन आया? वेंको जी आया। वेंको जी आया तो 1787 वेंको जी आया ना, तो वेंको जी ने शुरू किया यहाँ पर। वेंको जी जब शासक बना ना, वो नागपुर में ही मस्त था, उसको यहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, वो आया ही नहीं यहाँ पर।
हालांकि 3 बार यात्रा की है उसने छत्तीसगढ़ की, वेंको जी ने, लेकिन वो यहाँ रुका ही नहीं। वेंको जी नागपुर में बैठे बैठे छत्तीसगढ़ का शासन चलाता रहा और उसके लिए उसने क्या किया, सूबा सिस्टम प्रारंभ किया। तो जनक छत्तीसगढ़ में सूबा तंत्र या सूबा सिस्टम या सूबा प्रथा के जनक कौन है, वेंको जी। हम पढ़ेंगे, गोदो मत, सब एक एक लाइन से चलेंगे अब, क्योंकि हमको पूरा शासक पढ़ना है लाइन से। सूबा व्यवस्था शुरू कर दिया। अब ये सूबा व्यवस्था क्या था, तो वेंको जी चाहता नहीं था यहाँ आना, तो वेंको जी ने क्या करता था, नागपुर में ना नीलामी होती थी। छत्तीसगढ़ एक सूबा मान लिया अपना, मराठा शासकों ने अपना एक सूबा मान लिया। वेंको जी ने क्या किया कि वहाँ नीलामी करना शुरू किया कि भैया जो जितनी बोली लगाएगा उसको छत्तीसगढ़ सूबा मराठों द्वारा दे दिया जाएगा। तो वहाँ बोली लगती थी और जो अधिक बोली लगाएगा उसको सूबेदार नियुक्त करके रतनपुर की गद्दी पर बैठा देंगे। वो ख्याल क्या था, तो सूबा शासन चला, लंबा चला, तो इस बीच में अलग अलग सूबेदार यहाँ पर नियुक्त नहीं किए गए, बल्कि सूबेदार ने वहाँ नीलामी जीती और यहाँ आकर सूबेदार बन गए। वो हम बोल सकते हैं नियुक्त करें, क्योंकि मराठा नियुक्त करेगा ना, ऑथोराइज तो करेगा, सूबेदार अभी ये। तो सूबेदार आएंगे, तो सूबेदार अलग अलग समय में, पहले हम देखेंगे महिपत राव दिनकर, उसके बाद विट्ठल राव दिनकर, है ना, उसके बाद हम लोग एक देखेंगे भवानी कालू आएगा, है वो बाद में आएगा, क्रोनोलॉजी में चल रहा हूँ। गोपाल के बाद केशव गोविंद आएगा, केशव गोविंद के बाद आएगा पिंडरी और दोरो, उसके बाद आएगा बीकाजी गोपाल, उसके बाद आएगा सखाराम, सीताराम, और लास्ट वाला यादव राव दिवाकर, है ना। ऐसे हम देखेंगे, सब बक्रम से देखेंगे। ये लंबा समय यहाँ पर चलेगा क्या, सूबा शासन चलेगा, अलग अलग सूबेदार नियुक्त होंगे। तो उसकी भी क्रोनोलॉजी हम देखेंगे पूरा, किस सूबेदार के काल में क्या हुआ, वो भी यहाँ हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ फोकट में होशियारी मारने के लिए, अभी जो मैं बोला ना, वो केवल तुम लोगों को होशियारी मारने के लिए बोल दिया कि मेरे को याद है ना। अभी जब आएगा क्रोनोलॉजी में, जब पढ़ना होगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक। सूबा शासन चलेगा, लेकिन क्या होगा 1817 से 19 तक, ये पीरियड जो है इतिहास काल में, इंडियन हिस्ट्री में, इसको जाना जाता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसको ऐसे जाना जाता है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जब होगा तो क्या होगा, ये युद्ध ना अंग्रेजों और मराठों के बीच एक संधि के साथ समाप्त हो जाएगा, पूना की संधि, ट्रीटी ऑफ पूना। तो ये जो युद्ध होगा ये एक संधि के साथ समाप्त हो जाएगा, और उस संधि के तहत क्या हो जाएगा कि मराठे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, है ना। मराठे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत में जो मराठा शासन था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया, और छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन था। तो इसी काल को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन, है ना। मतलब एंग्लो मराठा रूल कहेंगे हम इसको, है ना। मराठा रूल अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी, क्या बोलेंगे, मराठा रूल अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी। मतलब अब ये पूरा 1818 से 1830 तक जो है हम एंग्लो मराठा रूल के तहत छत्तीसगढ़ आ जाएगा, आंग्ल मराठा राज के अधीन। क्लियर है। 1830 में क्या होगा, यहाँ भी एक राजनीतिक समीकरण बनेगा, और क्या होगा कि अब सीधे फिर से भोसला शासन आ जाएगा छत्तीसगढ़ में। अंग्रेज अपना नियंत्रण छोड़ देंगे, है ना। अंग्रेज अपना वो आप बाद में देखोगे सीताबर्डी, ये नहीं, सीताबर्डी तो एंग्लो मराठा वॉर के बाद ही आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अंग्रेज जो है अपना कंट्रोल छोड़ देंगे, और छत्तीसगढ़ वापस 1830 से लेकर 1854 तक किसके अधीन हो जाएगा, पुनः भोसला या मराठा शासन के डायरेक्ट रूल में आ जाएगा। समझ गए, डायरेक्ट रूल फिर से आ जाएगा। पुनः भोसला शासन का मतलब समझ गए ना, मतलब पूरे का पूरा छत्तीसगढ़ अभी किसके अंडर है, मराठों के अधीन। 1854 में पहुंचते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, तो 1854 के पहुंचते तो लगभग पूरा भारत अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। और अंग्रेजों ने, आपको पता है, पहले बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया, फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, फिर बंगाल के गवर्नर, जैसे जैसे इनका साम्राज्य बढ़ता गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया,
और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था इस समय? डलहौजी। डलहौजी। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल, मतलब अंग्रेज भारत का गवर्नर जनरल, अंग्रेज भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। और डलहौजी इतिहास में अपने एक नीति के लिए जाना जाता है। कौन सी नीति? हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। वी कॉल इट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। डलहौजी आएगा और डलहौजी नागपुर को हड़प लेगा। नागपुर को हड़प लेगा, बोलेगा वे तुम्हारा कोई रघुजी थर्ड, उस समय कौन था? रघुजी थर्ड, अरे तेरा कोई वारिस नहीं है। और हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि अंग्रेजों ने, डलहौजी ने ये पॉलिसी बनाई थी हड़प नीति। इसके तहत अगर भारत में किसी भी शासक का कोई उत्तराधिकारी लीगल हर नहीं हुआ है ना, वैध उत्तराधिकारी लीगल हर अगर नहीं है तो अंग्रेज उसके साम्राज्य को हड़प लेंगे। अंग्रेज उसके साम्राज्य को हड़प लेंगे, समझ रहे हो आप? हड़प लेंगे। तो अंग्रेज उसके साम्राज्य को हड़प लेंगे तो नागपुर हड़प लिया। 1854 में अंग्रेजों ने नागपुर को हड़प लिया। नागपुर को हड़प लिया और भाई छत्तीसगढ़ किसके अधीन था? मराठों के अधीन था, है ना। तो इसीलिए अब सीधे सीधे मराठा खत्म, नागपुर खत्म, तो छत्तीसगढ़ से मराठा शासन भी खत्म। अब सीधा सीधा किसका शासन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? अंग्रेज होगा। इससे पहले यहाँ पर देखो, इस बीच में ये शिफ्ट हुआ था 1830 से, मतलब आपका ये बीच में 1830 कहाँ गए रे? हाँ, ये संरक्षण मराठा दिन 1830 से 54 कैसे पुनः भोसला शासन आ गया तो मैं आपको बता दूं। इस समय गवर्नर जनरल था कौन? वेलेस्ली। कौन था यहाँ पर? लॉर्ड वेलेस्ली। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और वेलेस्ली की एक पॉलिसी कौन सी थी? हाँ, सहायक संधि। सहायक संधि, इसको क्या बोलते हैं हम? सब्सिडरी अलायंस। इसको क्या कहते हैं हम? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस। तो वेलेस्ली इससे पहले, डलहौजी से पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर, इस स्थिति में आ जाते हैं। इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली। पक्का? वेलेस्ली ने एक नीति बनाई थी जिसको हम क्या कहते हैं? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या था याद है? सहायक संधि क्या था? कि मैं सेना दूंगा, सेना आपके यहाँ काम करेगी, उसका खर्चा वर्चा सब आप देखोगे। हाँ, बोला सही, लेकिन एकदम अप टू द मार्क नहीं बोल पाया। क्या था? वेलेस्ली ने क्या किया? एक नई पॉलिसी बनाई, सब्सिडरी अलायंस। देखो भैया, हम तुम्हारे एरिया को कैप्चर नहीं अटैक नहीं करेंगे। अगर तुम हमारे साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेते हो तो अंग्रेज तुम पर अटैक नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन बदले में कुछ ना कुछ तो गारंटी दे रहा है, तो बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। वो ये बोला कि अगर आप हमसे सहायक संधि आप अगर साइन कर ले तो हम आपके क्षेत्र पर, राजा बना रहेगा भैया, हम तेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि हम तेरे को प्रोटेक्शन देंगे। अगर कोई और अटैक किया तो हम आएंगे तेरे लिए, लेकिन बदले में क्या होगा? हमारी एक ट्रूप तेरे राज्य में तू रखेगा, इंग्लिश आर्मी की एक टुकड़ी तेरे राज्य में रहेगी, सेना तेरे राज्य में रहेगी, और उसका खर्चा तू उठाएगा, सब पूरा खर्चा तू उठाएगा। यही था। तो आखिरी वाले सीधे उस पे आ गया, उससे पहले वाला मुद्दा भूल गया। ये था पूरा सहायक संधि। अभी इसी समय क्या किया? जेनकिंस, तो एक ना इसके समय जो सूबेदार लास्ट जो आएंगे ना, तो अंग्रेज जेनकिंस होगा जिसके साथ सहायक संधि कर ली जाएगी। और सहायक संधि कर लिया मतलब तो फ्री है भैया, तो शासक है। तो इसीलिए 1830 सहायक संधि साइन कर ली इन्होंने। लेकिन 1830 से 1854 तक इसका पुनः भोसला शासन रहा। मतलब अब मराठा अंग्रेजों के अधीन नहीं रहे, वो तुम इंडिपेंडेंट हो रूल करने के लिए। तुमने सहायक संधि साइन कर ली, तुम इंडिपेंडेंट हो। अब तो तुम पर कोई और भी अटैक करेगा, हम तुमको बचाएंगे, समझ गए। लेकिन 1854 फिर डलहौजी आता है तो ये नीति बदल देता है, ये नई पॉलिसी निकालता है, हड़प नीति।
कि जिसका भी कोई वैध उत्तराधिकारी, मतलब लीगल नहीं चलेगा ना। चंपाबाई या चमेली बाई से तुमने पैदा किया, वो वारिस नहीं माने जाएंगे। वो ये भी तो हुआ था क्या कि बीच में वो नाबालिग था बच्चा, वो बड़े होने तक अंग्रेज उसको रोक किए थे छत्तीसगढ़ को। कौन? अंग्रेज। वो अरे काकती में देखे थे वो लोग, तुम लोग गेर और वो, इसमें भी आएगा छोटा सा, लेकिन वो ऐसा नहीं, अंग्रेज डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे, वो एक अपॉइंट कर देंगे, जैसे काकतियों के समय हुआ था आपका रुद्र प्रताप देव। हाँ वो तो समझा, इसमें भी बीच में लोग आए इसलिए कमिश्नर लोग जो आते हैं चारों से लिए। हाँ हाँ हाँ, अभी वहाँ बहुत आगे है, अभी तो एक भूमिका दे रहा हूँ ना, फिर बीच में अपन आएंगे, एक क्रोनोलॉजिस्ट चलेंगे, बिम्बाजी भोसले से पकड़ेंगे। यहाँ तक की कहानी स्पष्ट हो गई। ये कहानी आपको स्पष्ट हो जाएगी, प्लॉट क्लियर हो गया तो आपके लिए आसानी होगा, आपको पूरा मराठा शासन समझने में, पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि थोड़ा डिटेल चलेंगे अपन, मराठा से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको याद रहे ना रहे, ये चलेगा। ये तो भूमिका के लिए, कौन कहाँ से उछल के आ गए वो आपको पता रहे। यहाँ ये याद रहना चाहिए आपको, ये मतलब छत्तीसगढ़ में मराठा शासक, छत्तीसगढ़ में मराठा शासक, फिर उधर भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इससे पहले तक सूबा शासन तक देख लिया हम लोग, ब्रिटिश संरक्षण देख लिए, इसके बाद देखेंगे अपन। ये रहे, ठीक। कौन रहा? बिम्बाजी, चिमनजी, वेंकोजी, परसोजी, अप्पा साहब, ठीक। और उससे पहले छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन कब से कब तक? 1741 से लेकर 1758 तक, 1741 से 1758। तो 1741 से 1757, 1741 से 1757 की कहानी आप काकती में पढ़ चुके हो, है ना? सॉरी, काकती नहीं, कलचुरी में पढ़ चुके हो, है ना? कलचुरी पढ़ चुके हो। रघुनाथ सिंह के बाद मोहन सिंह, ये इस समय रूल करेंगे छत्तीसगढ़ को। और उसके बाद 1757 में, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहन सिंह की मृत्यु, और बिम्बाजी कब आएगा? 1758 में आएगा छत्तीसगढ़। इसके बीच में बिम्बाजी भोसले यहाँ पर 2 दीवान नियुक्त करेंगे छत्तीसगढ़ में प्रशासन के लिए, नीलकंठ और घोड़ा महादेव। और इसके बाद बिम्बाजी आ जाएंगे 1758 से, और जैसे बिम्बाजी छत्तीसगढ़ में आएंगे, मराठों का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट रूल शुरू हो जाएगा, और टिल 1787 ये तो उनका काल है, ठीक है। ब्रेक ले लो, इसके बाद ये बिम्बाजी भोसले से पकड़ कर डिटेल में शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन, ठीक। बिम्बाजी भोसले 1757 से 1787, सबसे पहला शासक कौन बैठेगा? बिम्बाजी भोसले। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन, और पहला शासक बिम्बाजी भोसले। याद रखना है आपको, कब से कब तक गद्दी पर बैठेंगे? 1758 से लेकर 1787 ये बैठेंगे बिम्बाजी भोसले। अब छोटे छोटे फैक्ट आएंगे, ठीक। सबसे पहले वाला वो बता दूं, बिम्बाजी भोसले का छत्तीसगढ़ में आने से पहले, मतलब इससे पहले ना, इससे पहले बिम्बाजी भोसले के छत्तीसगढ़ में आने से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ बिम्बाजी भोसले इन छत्तीसगढ़, बिम्बाजी भोसले के आने से पहले, के छत्तीसगढ़ आने से पूर्व, के छत्तीसगढ़ आने से पूर्व, बिफोर द अराइवल ऑफ बिम्बाजी भोसले टू द छत्तीसगढ़, है ना। प्रशासन छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन चलाने के लिए टू रन द मराठा रूल इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़, बिम्बाजी अपॉइंटेड दीवान, बिम्बाजी ने दीवान नियुक्त किए, सबसे पहला कौन? नीलकंठ अपॉइंट किया, और कुछ समय के बाद नीलकंठ के बाद दूसरा दीवान कौन? घोड़ो महादेव
घोड़ो महादेव को नियुक्त किया, घोड़ो महादेव को। तो 2 दीवान नियुक्त किए, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। 1758 में बिंबाजी भोसले के गद्दी पर बैठने से ही इनका शासन, प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया। वैसे आपको बता दूं, बिंबाजी 1757 में ही मराठा छत्तीसगढ़ में शासक नियुक्त हो गए थे, उनको मिल गया था छत्तीसगढ़ के शासक वही थे, लेकिन वो आए नहीं थे। तो ये प्रत्यक्ष शासन चल रहा है ना, 1757 से 1758 तक बिंबाजी भोसले का छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन है। और इस अप्रत्यक्ष शासन, इस बीच में बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रशासन किसको नियुक्त कर चलाया? 2 दीवानों को नियुक्त कर चलाया। पहला दीवान नीलकंठ और दूसरा दीवान घोड़ो महादेव। अब उसके बाद बिंबाजी भोसले 1758 से बैठ गए। ठीक, जब बिंबाजी भोसले यहाँ आए तो पूरी अपनी एक टोली लेकर आए, है ना। देखो, बिंबाजी भोसले अपने साथ अनुभवी लोगों की टोली लेकर आए। अनुभवी लोगों की मतलब प्रशासन में जिनको अनुभव था, उनको लगा यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ कौन मिलेगा, तो पूरी टोली लेकर आया। अनुभवी लोगों की टोली लेकर आए। He came here with a troop of experienced officials, है ना। अनुभवी लोगों की टोली लेकर आए। अब वो अनुभवी लोग कौन कौन थे और वो और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पद पर थे, यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा। टोली लेकर आए, ठीक, आए। सबसे पहला आदमी मिलेगा घोड़ो महादेव। सबसे पहला आदमी कौन? घोड़ो महादेव। चलो लिखते चले जाओ। एक है घोड़ो महादेव। तो घोड़ो महादेव वो व्यक्ति था जो दीवान भी था, दीवान नियुक्त था। फिर इसको बुला लिया गया और घोड़ो महादेव को यहाँ पर बिंबाजी अपने साथ लेकर आए, है ना। और उन्होंने, ये कौन था? तो ये था मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। ये क्या था? घोड़ो महादेव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, प्रशासनिक अधिकारी, या आप बोलिए कि राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक यही था। व्यवस्थापक के पद पर था ये। तो छत्तीसगढ़ में घोड़ो महादेव किस पद पर था? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, घोड़ो महादेव। उसके बाद एक नाम आएगा कृष्ण भट्ट उपाध्याय। कृष्ण, आपको अंग्रेजी में कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है। उपाध्याय, आपको पता है उपाध्याय हम लोग बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा बदल जाता है उनका सरनेम। ये कौन था? ये था राजपुरोहित। ये बिंबाजी का क्या था? राजपुरोहित। राजपुरोहित को क्या बोलते हैं अपन? इंग्लिश में यही बोलते हैं, राजपुरोहित। ठीक, उसके बाद माशा रिल्हे नाम का एक आदमी आया था। मशा रिल्हे, इसका नाम था मशा रिल्हे। इंग्लिश में ऐसे लिख लो, मशा रिल्हे। ये कौन था? मशा रिल्हे कौन था? तो मशा रिल्हे था घोड़ो महादेव का सलाहकार, एडवाइजर ऑफ घोड़ो महादेव। ये घोड़ो महादेव का सलाहकार था। घोड़ो महादेव का सलाहकार था। ये घोड़ो महादेव का सलाहकार, है ना, एडवाइजर ऑफ घोड़ो महादेव। ये मशा रिल्हे इस पद पर था। उसके बाद आया रामचंद्र बख्शी, कीब प्रमुख, बस इसको लिख लो ऐसे ही, कीब प्रमुख। ये था कीब प्रमुख, है ना। कुछ चीज़ों पर आपको उलझना नहीं चाहिए, वो अपने काम की नहीं। फिर माधो रामचंद्र मजुमदार। अब एक नाम आएगा माधो रामचंद्र मजुमदार। ये लेखा,
ये कौन सा विभाग संभालता था? लेखा, अकाउंट्स देखता था ये बिंबाजी भोसले के शासनकाल में। लेखा इससे संबंधित था ये। फिर आएगा कृष्णाजी मोहिते, फिर आएंगे कृष्णाजी मोहिते, कृष्णाजी मोहिते। ये कौन? तो ये राजस्व विभाग से संबंधित थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग से संबंधित थे, राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना। उसके बाद एक नाम आएगा, देखो इसके बाद महमूद खां। ये कौन? तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता, बस शासन में, ये बिंबाजी के शासन में एक पद पर थे, बस शासन में लिखता है ना, शासन में मतलब इन एडमिनिस्ट्रेशन, बस इतना ही मिलता है। और कौन से पद था ये मिलेगी। महमूद खां शासन में ये थे। फिर 3 लोगों का नाम आप सुनेंगे, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट। 3 लोगों का नाम, सैन्य विभाग, किससे जुड़े हुए थे ये? सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, सैन्य विभाग। 3 लोगों का नाम मिलेगा। कौन कौन? देखो आप, एक मिलेगा कादर खां, एक मिलेगा महाड़िक ही था ना, हाँ महाड़िक, एक महाड़िक, और एक नाम मिलेगा नीलू पंडित या नीलू पंत। ये 3 लोग मिलिट्री सैन्य विभाग से संबंधित थे, ये 3 लोग। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल बना भी है, घोड़ो महादेव पूछ लिया है, बाकी यहाँ से अन्य चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, है ना। तो चलो भाई, बिंबाजी के भोसले छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले के शासनकाल में, है ना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल कौन? घोड़ो महादेव। बिंबाजी के शासनकाल में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी घोड़ो महादेव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी घोड़ो महादेव। राजपुरोहित कृष्ण भट्ट उपाध्याय। फिर घोड़ो महादेव का सलाहकार कौन? माशा रिल्हे। घोड़ो महादेव का सलाहकार कौन? माशा रिल्हे। राजपुरोहित कृष्ण भट्ट उपाध्याय, है ना। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी घोड़ो महादेव, ठीक। उसके बाद कीब प्रमुख रामचंद्र बख्शी। लेखा अकाउंट्स माधव रामचंद्र मजुमदार। राजस्व विभाग कृष्णाजी मोहिते। लेखा माधव रामचंद्र मजुमदार। कीब प्रमुख रामचंद्र बख्शी। घोड़ो महादेव का सलाहकार माशा रिल्हे। और राजपुरोहित कृष्ण भट्ट उपाध्याय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी घोड़ो महादेव। महमूद खां शासन में, बस ऐसे नाम मिलता है, शासन में था। सैन्य विभाग से 3 लोग संबंधित थे, सैन्य विभाग से कादर खां, महाड़िक, नीलू पंडित। बिंबाजी भोसले के शासनकाल में सैन्य विभाग से संबंधित लोग कौन कौन? कादर खान, महाड़िक, नीलू पंडित, ठीक। ये हो गए, ये बिंबाजी भोसले। अब बिंबाजी भोसले से ही कहानी आगे बढ़ेगी। चलिए, बिंबाजी के प्रशासनिक कार्य देखिए आप। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स ऑफ बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक कार्य। बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स ऑफ बिंबाजी। अब देखिए प्रशासनिक कार्य, बिंबाजी भोसले गद्दी पर बैठेगा तो क्या क्या करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा? ये रतनपुर और रायपुर राज्य का प्रशासनिक एकीकरण करेगा, सबसे पहला काम करेगा।
क्या करेगा ये? रतनपुर और रायपुर राज्य का प्रशासनिक एकीकरण करेगा। राज्य का प्रशासनिक एकीकरण करेगा। एकीकरण क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ रतनपुर एंड रायपुर स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ रतनपुर, क्योंकि देखो कलचुरियों के समय दो अलग अलग शाखा थी, इधर रायपुर और उधर रतनपुर। तो सबसे पहले गद्दी पर जब बैठेगा तो क्या करेगा? रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एक हो भैया, एक है, कोई अलग अलग शाखाओं का नहीं होगी, एक है। और राजधानी क्या बना देगा? अपने मराठा साम्राज्य, छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य की राजधानी कैपिटल किसको बना देगा? रतनपुर। राजधानी क्या होगी इनकी? रतनपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या होगी? रतनपुर, है ना। ये पहला काम करेगा। दूसरा क्या काम करेगा? रतनपुर में एक नियमित न्यायालय की स्थापना करेगा। दूसरा, रतनपुर कहाँ स्थापना करेगा? रतनपुर में, है ना। नियमित मतलब रेगुलर कोर्ट, एक न्यायालय, एकदम स्थायी न्यायालय बनाएगा। रतनपुर में नियमित या स्थायी न्यायालय की स्थापना करेगा। स्थायी न्यायालय, परमानेंट कोर्ट की स्थापना करेगा। कहाँ? रतनपुर में। ये दूसरा काम ये करेगा, ठीक। और ये क्या करेगा? दो नई जमींदारी बनाएगा। दो नई जमींदारी बोले कैसे? ये बनाएगा राजनांद गांव, दो नई जमींदारी बनाएगा, निर्माण करेगा ना, दो नई जमींदारी। He will create two new जमींदारीज, दो नई जमींदारी का निर्माण करेगा। कौन कौन सी भैया? तो ये प्रश्न बन गया। राजनांद गांव और खुज्जी। राजनांद गांव, एक राजनांद गांव जमींदारी और एक खुज्जी जमींदारी। समझ गए? खा ऐसा लिखेंगे ना, खुज्जी। ये कहाँ आता है? आ रहा हूं ना। ये वर्तमान समय में पड़ेगा आपका केसीजी में। कहाँ पड़ेगा? वर्तमान खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में पड़ेगा खुज्जी। तो ये दो नई जमींदारी बनाता है, राजनांद गांव और खुज्जी, ठीक। तो देखो एकदम रट जाना चाहिए, मेंस में ऐसे ही लिखना होता है, कुछ अलग से नहीं आता है। बोल देगा बिंबाजी भोसले का प्रशासनिक कार्य, लिखिए, यही लिखना होगा कि भैया सबसे पहले क्या करेगा वो? रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण करेगा और मराठा साम्राज्य की छत्तीसगढ़ में राजधानी रतनपुर होगी। दूसरा क्या करेगा भैया? दूसरा, ये रतनपुर में एक परमानेंट कोर्ट बनाएगा, एक स्थायी न्यायालय की स्थापना करेगा, नियमित न्यायालय की। दो नई जमींदारी का निर्माण करेगा, राजनांद गांव और खुज्जी। राजनांद गांव तो जानते हो, वर्तमान राजनांदगांव जिला में। खुज्जी वर्तमान खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में। खुज्जी की एक खासियत है यहीं पर कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम जमींदारी, ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम जमींदारी रही। मुस्लिम जमींदारी रही एकमात्र। कभी लटके झटके प्रश्न मार दे कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम जमींदारी कौन सी? मुस्लिम जमींदारी का मतलब यहाँ का जमींदार मुस्लिम था, बस इसका मतलब यही है। क्या था? इसकी एक कहानी है। देखो आपको पता है भास्कर पंत सेना लेकर आया, भैया वहां से घुसेगा तो ये राजनांद गांव क्षेत्र होते हुए घुसेगा, है ना। अपनी सेना लेकर यहीं आया। सेना लेकर जब ये आया तो आपको पता है ना कहाँ से एंटर करेगा ये दे। भास्कर पंत जब इधर से आया तो अपनी सेना लेकर ऐसे ही एंटर का मारेगा, यहाँ से मारेगा एंट्री, यहाँ से मारेगा एंट्री। तो ये जो वाला इलाका था, खुज्जी वाला इलाका, जो आज खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में पड़ता है, यहाँ पर ना गोड़ राजा रहते थे। गोड़ राजा, गोड़ समझ रहे हो ना, गोड़ आदिवासी गोड़, यहाँ पर गोड़ राजा का क्षेत्र था ये। तो यहाँ पर एक उसका सैनिक था, मुस्लिम सैनिक, उसने मराठों के आक्रमण से गोड़ राजा की बहुत सहायता की थी। तो उसकी बहादुरी से इतना प्रसन्न हो गया कि उसने खुज्जी जमींदारी उस सैनिक को दे दी। नाम नहीं मिला, लेकिन खुज्जी जमींदारी इस प्रकार मुस्लिम के हाथ में आई। तो ये एकमात्र खुज्जी जो जमींदारी है, जो वर्तमान खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में है, ये एक छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम जमींदारी।
और इसका इतिहास वही है कि गौड़ शासक मतलब मराठा आक्रमण के समय इस क्षेत्र के गौड़ राजा की सहायता एक मुस्लिम सैनिक ने की, जिससे खुश होकर, जिसकी वीरता से खुश होकर गौड़ राजा ने खुज्जी जमींदारी उस मुस्लिम सैनिक को दे दी, है ना। यही हुआ, ये इसकी कहानी। ये है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये परगना पद्धति के सूत्रधार थे। सूत्रधार देखो, छत्तीसगढ़ में ये परगना पद्धति के सूत्रधार थे। परगना पद्धति के सूत्रधार थे। पद्धति के स्पेलिंग गलत लिख दिया हूं क्या? सूत्रधार थे। देखो, हाँ, मैं समझ गया, वो गलत लिख गया वो। ठीक, पद्धति के सूत्रधार थे। देखो, हालांकि अपने जीवन काल में ये परगना बना नहीं पाए, लेकिन परगना पद्धति इन्हीं के दिमाग की उपज थी, जो आगे चलकर परगना आएगा छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर लिखे हो ना, परगना पद्धति के सूत्रधार थे, यहीं ब्रैकेट में लिख लो। हालांकि इन्होंने अपने शासन काल में इसको लागू नहीं कर पाए, अपने शासन काल में लागू नहीं कर पाए। परगना कोई और बनाएगा आगे चल के, लेकिन इन्हीं के दिमाग की उपज से परगना क्या होता है, आपके मन में सवाल आएगा। तो परगना कुछ नहीं होता। परगना समझ जाओ एक प्रशासनिक यूनिट होता है, प्रशासनिक इकाई। जैसे तहसील होता है ना, तहसील, संभाग, उसी प्रकार से परगना, है ना। तो मराठा साम्राज्य में जो ये लोग परगना में डिवाइड करते थे, प्रशासनिक इकाई बाद में बनेगी, तो परगना समझ जाओ एक संभाग ही होता था ना। ठीक, परगना पद्धति के सूत्रधार थे। उसके बाद एक और फैक्ट मिलेगा इन्होंने, अब देखो ये प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ में के प्रशासन में इन्होंने 3 भाषाएं प्रारंभ की, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक भाषा ना, तो मराठा बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक भाषा के रूप में, प्रशासनिक भाषा छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक भाषा बिंबाजी भोसले के काल में, ये क्वेश्चन आया था और मैं छात्रों को बोला था हड़बड़ाना नहीं, ये क्वेश्चन गलत दिया था। वो असल में विकल्प ही वैसा नहीं बनाया था, वो तीनों होना चाहिए था, लेकिन तीनों नहीं बनाया था। तीनों कौन कौन सी? तो मराठी, एक भाषा मराठी, गोड़ी, जो गोंडी है ना, गोड़ी आदिवासी भाषा, गोड़ी, और उर्दू, ये 3 भाषाएं। बिंबाजी भोसले ने अपने शासन काल में इन 3 भाषाओं को प्रशासनिक भाषा का दर्जा दिया, मराठी, गोड़ी और उर्दू, मराठी, गोड़ी और उर्दू। ठीक, अच्छा, एक और बिंबाजी भोसले के बारे में आपको है कि बिंबाजी भोसले जो है, आप ऐसा बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शासक थे। कैसे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शासक थे? देखो, बिंबाजी स्वतंत्र शासक थे, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र मराठा शासक थे। और आपसे बोलेगा ब्रदर तो कैसे? देखो आप, इनकी स्वतंत्र सेना थी, अपनी स्वतंत्र सेना इन्होंने यहाँ बनाई थी छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ से राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं देते थे। छत्तीसगढ़ के राजस्व से कोई हिस्सा, नो पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज गिवन टू द मराठा रूलर इन नागपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। नागपुर नहीं भेजते थे। ठीक, ये है ना। और कोई भी जो था, तो कोई ऐसा नहीं कि नागपुर का शासक साइन करेगा, कोई भी संधि होगी, कुछ भी करेगा तो साइन कौन करेगा? छत्तीसगढ़ में किसी भी संधि पर हस्ताक्षर बिंबाजी भोसले ही करते थे, है ना। किसी भी संधि पर, हाँ, छत्तीसगढ़ में, रे छत्तीसगढ़ का शासक था ना ये, उसके बाहर तो उधर उनका था। किसी भी संधि पर स्वयं हस्ताक्षर करते थे। He used to sign himself on any treaties done by बिंबाजी भोसले। कोई भी संधि बिंबाजी भोसले कहीं भी छत्तीसगढ़ से बाहर भी अगर संधि करेगा तो एज अ रूलर ऑफ छत्तीसगढ़ संधि पर हस्ताक्षर कौन करेगा? बिंबाजी भोसले। ठीक, ये हो गया। अब आइए,
बिंबा जी के निर्माण कार्य, इनके शासनकाल में, शासनकाल में हेडिंग क्या लिखो, शासनकाल में स्थापत्य या निर्माण कार्य, एक हेडिंग होगा साइड में, इनके शासनकाल के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, निर्माण कार्य। देखो निर्माण कार्य क्या, सबसे पहला, अभी जो भी मैं बोलने वाला हूं ये सब रतनपुर में बनेगा। सब कहां बनेगा? रतनपुर में। पहला, रतनपुर में राम टेकरी का मंदिर, राम टेकरी का मंदिर, रतनपुर में ही राम टेकरी का मंदिर, नाम से ही आपको समझ में आ गया, राम का मंदिर है, राम टेकरी का मंदिर, राम टेकरी जगह भी है ना, तो रतनपुर में राम टेकरी में राम टेकरी का मंदिर, ये राम मंदिर है, इन्होंने बनवाया। किसने बनवाया? बिंबाजी भोसले। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना बिंबाजी भोसले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज़ ये बनाएंगे। बिंबाजी भोसले, जिसने जो बनाएगा ना, बिंबाजी भोसले ये बनवाएंगे। अब राम टेकरी का मंदिर के ठीक सामने, इसके ठीक सामने एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनेगा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर रतनपुर में ही, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लेकिन ये बनवाएगी कौन? ये बिंबाजी की बाई बनवाएगी। कौन? आनंदी बाई। आनंदी बाई ये बनवाएगी, आनंदी बाई। आनंदी बाई बनवाएगी लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक, आनंदी बाई एक और काम करेगी, सिर्फ इसके सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर भी नहीं बनवाएगी। ये पत्नी है ना इसकी, लीगल इलीगल का पता नहीं। राम टेकरी मंदिर में आनंदी बाई इसी मंदिर में बिंबाजी भोसले की प्रतिमा स्थापित करेगी। शी विल स्टैब्लिश एन आइडल ऑफ बिंबाजी इसी मंदिर के अंदर। ये राम का मंदिर है, लेकिन इसी मंदिर के अंदर आनंदी बाई बिंबाजी की एक प्रतिमा स्थापित कराएगी जो काले पत्थर की होगी। बिंबाजी की प्रतिमा स्थापित इस मंदिर के अंदर करवाएगी काले पत्थर की, काले पत्थर, ये ध्यान रखना। आनंदी बाई राम टेकरी मंदिर के अंदर बिंबाजी भोसले की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित करवाएगी आनंदी बाई। आनंदी बाई रतनपुर में ही एक और संगमेश्वर मंदिर बनवाएगी। संगमेश्वर मंदिर का निर्माण कराएगी। कौन? आनंदी बाई। आनंदी बाई संगमेश्वर का मंदिर बनवाएगी आनंदी बाई। ठीक, अच्छा, फिर एक रतनपुर में ही एक और मंदिर, खंडोबा मंदिर। ये देखो, रतनपुर में ही एक और मंदिर, खंडोबा मंदिर बनवाएगी। कौन बनवाएगी? आनंदी बाई। मतलब एक ही मंदिर बिंबाजी भोसले ने बनवाया, राम टेकरी का मंदिर। उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क आपको दिख रहा है वो आनंदी बाई कर रही है ना। देखो, खंडोबा मंदिर एक शिव मंदिर है। खंडोबा मंदिर एक शिव मंदिर है, और इस मंदिर को उसने अपने भतीजे की याद में बनाया था, जिसका नाम था खंडोजी, है ना। अपने भतीजे खंडोजी की याद में बनवाया। अपने भतीजे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नेफ्यू, भतीजी नीस ना, नेफ्यू, खंडोजी की याद में बनवाया था, याद में बनवाया। जब इतना देख लिए तो भाई इनका मैरिड लाइफ भी देख लेते हैं बिंबाजी भोसले का। बिंबाजी भोसले की 3 बाइयां थी, इसकी 3 पत्नियां थी। एक का नाम कौन? उमाबाई। एक का नाम उमाबाई, एक का नाम रमाबाई, एक का नाम आनंदी बाई, एक का नाम आनंदी बाई। 3 बाई इसकी ना। अब देखो बिंबाजी की मृत्यु के बाद इन बाइयों का क्या होगा। अब बिंबाजी की मृत्यु कब हुई? देखो, बिंबाजी की मृत्यु के विषय में सोच लो आप। बिंबाजी की मृत्यु हुई 7 दिसंबर 1787
7 दिसंबर, जिस डेट को मैं क्रॉस बॉक्स में डाल दूँ वो याद कर लो। 1787 में इनकी मृत्यु हुई ना। कहाँ हुई देखो आप, नर्रा जमींदारी में इनकी मृत्यु हुई। बिंबा जी रतनपुर में नहीं मरे, ये गए हुए थे। कहाँ ये गए हुए थे, भ्रमण कर रहे थे और कहाँ पहुंचे थे इस समय, नर्रा जमींदारी। कहाँ थे मृत्यु हुई इनकी, नर्रा जमींदारी में। कभी पूछ दे, और नर्रा जमींदारी अभी कहाँ पड़ेगा, महासमुंद जिले में पड़ेगा नर्रा जमींदारी। नर्रा जमींदारी में इनकी 7 दिसंबर को मृत्यु हो गई। ठीक, अच्छा अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी बाइयों का क्या हुआ देखो आप। इनकी मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु जैसे हुई उमाबाई सती हो गई। उमाबाई सती हो गई, शी परफॉर्म सती। उमाबाई सती हो गई और जहां सती हुई वो आज भी सती चौरा, रतनपुर में सती चौरा स्मारक के नाम से है। सती स्मारक है ना, सती चौरा मॉन्यूमेंट। ये कहाँ है, रतनपुर। सती चौरा आप बोले तो सती चौरा जो है ना वो किसका मेमोरियल है, उमाबाई का। सती चौरा रतनपुर में। ठीक, दूसरी बाई इसको देखो, रमाबाई। ये साध्वी बनकर वन चली गई, साध्वी बनकर वन चली गई। ये साध्वी बन गई ना, शी बिकेम अ मॉन्क एंड वेंट टू फॉरेस्ट, चली गई, वन चली गई। अब बची कौन, आनंदीबाई। अब यहाँ पर आनंदीबाई जीवित है और आनंदीबाई हम देखेंगे कि जब सूबा शासन चलेगा ना तो सूबा शासन चलेगा, लेकिन आनंदीबाई एक संरक्षिका के रूप में यहाँ रहेगी। मतलब वेंको जी यहाँ आएगा नहीं, आनंदीबाई यहाँ रहेगी। तो आनंदीबाई सूबेदार जो आएंगे ना वो आनंदीबाई से राय परामर्श लेंगे, तो आनंदीबाई यहाँ पर चलती रहेगी। ठीक, तो वो आनंदीबाई फिर देख लिया आपने, ये चालाक निकल गई। एक तो तुरंत निपट गई, एक जंगल चली गई, बच गई है तो मजा ये ली है पूरा ना। ठीक, अब बिंबा जी ने देखिए ये आनंदीबाई ऐसा आप लिख लो कि आनंदीबाई को प्रदेश की द्वितीय महिला शासिका का दर्जा दिया जाता है। प्रदेश की द्वितीय महिला शासिका का दर्जा, द्वितीय महिला शासिका का दर्जा दिया जाता है। द्वितीय महिला शासिका का दर्जा दिया जाता है। देखो, पहली तो प्रफुल्ल कुमारी देवी नोनी, कौन सी, काकती राजवंश की प्रफुल्ल कुमारी देवी। लेकिन प्रफुल्ल कुमारी देवी बाद में आएगी ना, वो बाद में आएगी। आपके मन में कभी सवाल आ जाएगा, सर प्रफुल्ल कुमारी देवी तो बहुत बाद में आएगी, स्वतंत्रता के आसपास में आएगी ना, तो वो पहली क्यों, पहली तो ये होनी चाहिए। भैया देखो, ये फुल फ्लेजेड रानी, ये कभी शासिका अपॉइंट नहीं हुई थी। शासिका इसलिए बोला जाता है कि इसने संभाला है प्रशासन। शासक तो वैसे भी वेंको जी गद्दी वहां बैठा था ना, तो ये फुल फ्लेजेड रूलर नहीं थी ये, लेकिन शासन चलाती रही, इसीलिए इसको प्रदेश की दूसरी महिला शासिका कहा जाता है। पहली तो प्रफुल्ल कुमारी देवी को ही बोलेंगे, जो बाद में आके बनेगी बस्तर में। आपको अगर एक और कंफ्यूजन होगा तो एक और बात जान लो आप, बस्तर में काकती, जब मराठा शासन चल रहा है बस्तर के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी भी काकती बस्तर में चल रहे हैं, अभी भी काकती बस्तर में चल रहे हैं। फिर आप लोगों ने देखा था कि मराठा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए नीचे जाने की कोशिश करेंगे बस्तर के साइड। अब बस्तर के साइड जाएंगे तो कौन आक्रमण करेगा, नीलूपंत। भास्कर पंत 1741 में किया था, आगे चलकर 1771 में नीलूपंत करेगा, अगर आई एम नॉट मिस्टेक, 1770 ना, नीलूपंत करेगा आक्रमण। और आपको पता है कि नीलूपंत के आक्रमण से ही घबराकर दलपत देव ने अपनी राजधानी बदल दी थी, जगदलपुर कर दिया था, है ना। और आपको पता है कि दलपत देव के बाद बैठा कौन, दरियादेव बैठा। दरियादेव को अजमेर सिंह भगा के वहाँ बैठ गया। अजमेर सिंह के बाद आया कौन, दरियादेव आया था काकती में,
और दरियादेव के समय ही होती है कोटपाड़ की संधि। दरियादेव डेट क्या है? 6 अप्रैल 1778, यही है ना। 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि होती है। आपको पता है दरियादेव अपने मामा विक्रमदेव के पास भाग जाता है जयजयपुर उड़ीसा, है ना। और जयजयपुर उड़ीसा में उसका जो मामा था विक्रमदेव, वो ऑलरेडी अंग्रेजों के अधीन था, तो वो अंग्रेजों से संपर्क करता है। उधर से कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख कौन होता है? जॉनसन। जॉनसन मदद करता है विक्रमदेव की। दरियादेव के साथ अब विक्रमदेव भी हो गया और जॉनसन हो गया। और इधर मराठा कौन? त्रयंबक अवीरराव। लेकिन शासक कौन रहता है उस समय उधर नागपुर में? रघुजी थर्ड। रघुजी थर्ड का जो सेनापति होता है नीलूपंत होता है, वो उसका त्रयंबक अवीरराव। तो ये लोग किससे, ये लोग का दरियादेव आपको पता है इसी शर्त पर होता है, अजमेर सिंह को भगाते हैं, दरियादेव वापस जगदलपुर की गद्दी पर बैठता है। और एक साइड दरियादेव और एक साइड ये तीनों, मराठा सेनापति त्रयंबक अवीरराव, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख जॉनसन और इधर विक्रमदेव, इनके बीच कोटपाड़ की संधि होती है। और बाकी किस्सा तो आपको पहले से ही पता है ना। तब मराठों के अधीन आता है दरियादेव पहला। उस संधि के तहत क्या होता है कि मराठों के अधीन हो जाएगा पूरा बस्तर। कोटपाड़ तो विक्रमदेव को दे दिया जाएगा जो उड़ीसा के क्षेत्र में आता है अब भी। और ये बस्तर पर शासन किसका हो जाएगा? शासन तो करेंगे काकती, लेकिन मराठों के अधीन करेंगे और वार्षिक टाकोली देंगे। फिर दरियादेव के बाद फिर दूसरा शासक कौन आता है? महिपाल देव। महिपाल देव आता है। और जब महिपाल देव आता है तब क्या हो जाता है? आंग्ल मराठा राज्य, आंग्ल मराठा हो जाता है। आंग्ल मराठा में पहला महिपाल देव, महिपाल देव के बाद भोपाल देव, भोपाल देव, ये दो होते हैं। आंग्ल बताया था ना, जब मराठा अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं तो बस्तर भी अधीन हो जाएगा। तो वहाँ पर महिपाल देव और भोपाल देव, दो आंग्ल मराठा राज्य के अधीन रहेंगे। उसके बाद आता है कौन? भैरम देव। 1830 के बाद कौन आता है? भैरम देव। जब अंग्रेजों का 1818 में कौन आता है? भैरम देव। जब अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हो जाता है, अंग्रेजों का शासन हो जाता है ना। तो अंग्रेजों का जब शासन हो जाता है तो पहला शासक, काकतीय शासक कौन होता है? भैरम देव। याद है ना, ऐसे कहानी की तरह याद होना चाहिए। वो वही गए। लेकिन मैं वहां क्यों आया? हाँ, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका तो प्रफुल्ल कुमारी देवी ही है, काकतीय वंश की, जिसने बस्तर में राज किया था, जगदलपुर की गद्दी पर बैठी थी। इसको दूसरी शासिका बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये भैया दूसरी शासिका, इसलिए भले ही प्रफुल्ल कुमारी देवी इसके बाद बैठेगी गद्दी पर, लेकिन फिर भी वो एकमात्र प्रथम महिला शासिका है। इसको दूसरी शासिका का दर्जा दिया जाता है क्योंकि लंबे समय तक इसके संरक्षण में, क्योंकि शासक नागपुर में बैठा रहेगा, वो यहाँ आएगा नहीं और उसके ही देखरेख में यहाँ पर मराठा शासन चलेगा। क्लियर है बात? ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि बिम्बा जी ने 2 नए काम किए छत्तीसगढ़ में। बिम्बा जी ने 2 नए काम, जैसे ये क्रेडिट उसी बिम्बा जी को ही जाता है। बिम्बा जी ने क्या किया? दशहरा के अवसर पर सोनपत्र बांटने की परंपरा चालू की। सोनपत्र जानते हो, दशहरा में जाते थे तो एक तो पत्ती बांटते थे लोग, सोनपत्ती, वो परंपरा इन्होंने ही प्रारंभ की। बांटने की परंपरा प्रारंभ की इन्होंने। दूसरा फैक्ट, छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव प्रारंभ किया। आपके मन में एक और सवाल आएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने देश में गणेश उत्सव प्रारंभ किया। वो बहुत बाद में आएंगे, और वो भी बहुत बाद में आएंगे ना, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन उन्होंने देश में इसको व्यापक किया। उनसे पहले ऐसा नहीं है कि भाई बाल गंगाधर तिलक के गणेश उत्सव महाराष्ट्र में चलता था, मराठी लोग मनाते थे गणेश उत्सव, लेकिन इतने व्यापक नॉन मराठा राज्यों में गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता था। वो बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने पूरे भारत में व्यापक तौर पे गणेश उत्सव प्रारंभ किया, है ना।
मराठों में चलता था। तो अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में बाल गंगाधर तिलक के गणेश उत्सव प्रारंभ करने से पहले ही छत्तीसगढ़ में जो गणेश उत्सव आरंभ किया था, प्रारंभ नहीं बोलेंगे, आरंभ किया था, वो किसने किया था? बेम्बाजी भोसले ने। बेम्बाजी भोसले ने ही किया था। डेढ़ घंटा हो गया का? चलो आज